हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेस। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था और आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हम लोग 3 परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके 3 परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे हम लोग आज। थॉमसन का परमाणु मॉडल यानी जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इनका पूरा नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन, जिनको शॉर्ट में हम लोग जे थॉमसन के नाम से भी जानते हैं। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल को सन 1898 यानी 1898 में प्रस्तुत किया। इन्होंने परमाणु का जो मॉडल प्रस्तुत किया उसके हिसाब से परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दूर दूर बिल्कुल उसी तरह से लगे होते हैं जैसे एक तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं। यानी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि अगर हम तरबूज के रेड वाले खाने वाले भाग को अगर एक परमाणु माने तो वो एक धनावेशित गोला होता है, और जिस तरह से तरबूज में बीज का अरेंजमेंट होता है, बीजों का अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। तो हम देखते हैं परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु इस तरह से एक धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, और इस धनावेशित गोले के अंदर दूर दूर इस तरह से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से ये जो अपने माइनस में बनाए हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। यानी ये तो पूरा परमाणु है जो एक धनावेशित गोला होता है और इसके अंदर बीच बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं इस तरह से। यानी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया 1898 में। उसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इसके अंदर दूर दूर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से लगे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं। इसी तरह से जे थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करते टाइम इसका कंपैरिजन कई सारी चीज़ों से किया था, जैसे कि तरबूज से किया, प्लम पुडिंग नाम की मिठाई से किया, बूंदी के लड्डू से किया है। इसीलिए इस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल यानी वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इसके अलग अलग नाम जो थे उनमें एक तो था वाटरमेलन यानी तरबूज, यानी इन्होंने जो पहली तुलना की थी वो तरबूज से की थी। इनके अनुसार तरबूज का रेड वाला जो भाग है अगर हम उसको एक धनावेशित भाग यानी परमाणु माने तो जिस तरह से तरबूज के अंदर बीजों का अरेंजमेंट होता है उसी तरह से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। तो एक तो इसे तरबूज मॉडल नाम से यानी इन्होंने तरबूज से कंपेयर किया था परमाणु को। इसके अलावा एक इसे बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में इसके अलग अलग जो नाम है वो पूछे जाते हैं कि जे थॉमसन के अनुसार इन्होंने परमाणु की तुलना किससे की या परमाणु मॉडल को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक तो इसे तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, और इसके अलावा इन्होंने इसकी जो तुलना की थी वो बूंदी के लड्डू से की थी। बूंदी के लड्डू में जिस तरह से
लड्डू एकदम गोल होता है तो उसको अगर अपन धन आवेशित भाग यानी धन आवेशित परमाणु मान लें तो जैसे बूंदी के लड्डू के अंदर दूर दूर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह अरेंज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह उनका अरेंजमेंट होता है। इसी तरह एक और होता है क्रिसमस केक। ये क्रिसमस केक भी एक मिठाई का ही नाम है। तो यहाँ पर जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इस परमाणु मॉडल को यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल को अलग अलग मिठाइयों अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, बूंदी के लड्डू, क्रिसमस केक, ये इनके कंपेरिजन किए गए थे। इसीलिए इस मॉडल को इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है वो एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। यानी जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 होता है और इस त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है परमाणु। धनावेशित गोला होता है परमाणु यानी जो परमाणु होता है, एटम होता है, वो जे थॉमसन के अनुसार 10⁻⁻10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से लगे होते हैं जैसे किसी तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं या ये जो अलग अलग मिठाइयों के नाम हमने लिखे हैं इनके अंदर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो आप यहाँ तक नोट करें, फिर हम इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर अपन आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार अरेंजमेंट होता है जिस तरह से एक तरबूज के अंदर बीज होता है या प्लम पुडिंग मिठाई, क्रिसमस केक या बूंदी के लड्डू के अंदर ड्राई फ्रूट्स का अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि जब जे थॉमसन ने सन 1898 यानी 1898 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उसके बाद में इन्होंने सन 1904 में इस मॉडल को फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित करवाया था। यानी उन्होंने जब ये मॉडल दिया तो इस नाम की फिलोसफिकल मैगजीन नाम की मैगजीन के अंदर इसको प्रकाशित करवाया। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलें तो जो जे थॉमसन थे उनके अनुसार परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है और जो ऋणावेशित भाग होता है, ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित भाग यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो बराबर होती है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु के अंदर धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग बराबर होता है और बराबर होने की वजह से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। दोनों, क्योंकि आपको याद है अगर प्लस और माइनस बराबर हो तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, मतलब टोटल नंबर अगर आप करें तो बराबर प्लस और बराबर माइनस होने से टोटल नंबर 0 आता है। तो बिल्कुल उसी तरह से एक परमाणु के अंदर धनावेशित और ऋणावेशित भाग बराबर होता है। इस कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होने का मतलब ये है कि परमाणु के ऊपर टोटल आवेश हमेशा 0 होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी आप यूँ कह सकते हो कि जो परमाणु होता है, परमाणु उस पर कुल आवेश कितना होता है? परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, कुल आवेश 0 होता है। क्योंकि इसमें देखो धन आवेशित और ऋणावेशित भाग बराबर ही है तो ना धन आवेश का इफेक्ट दिखेगा न ऋणावेश का इफेक्ट दिखेगा। तो ऑल ओवर चार्ज की बात हम करें तो कोई सा भी एटम, कोई सा भी परमाणु हुआ वो विद्युत उदासीन होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सन 1904 में जे थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल को फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित करवाया।
इसके साथ ही इनके अनुसार परमाणु में धन आवेशित और ऋणावेशित भाग बराबर होता है। इस कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु पर टोटल आवेश 0 होता है। तो ये तो हमने नॉर्मल डिस्कशन किया जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा होता है, उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बताई। अब हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में कमियां, यानी इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया उसके अंदर क्या क्या कमियां रह गई थी। हम लोगों ने अभी प्रेजेंट का परमाणु मॉडल पढ़ा है। हम लोगों ने परमाणु की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसमें आपने देखा था कि परमाणु के सेंटर में परमाणु का नाभिक होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर की वृत्ताकार कक्षाएं यानी ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था इसके अंदर ही कुछ कमियां रह गई थी कि ये एक तो ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं, उनका अरेंजमेंट कहाँ किस तरह से होता है। इसके अलावा परमाणु में नाभिक भी होता है, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। जैसा कि आपने अभी देखा कि इनके अनुसार परमाणु इस तरह से एक धन आवेशित भाग होता है, धन आवेशित भाग होता है और इसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक तरबूज की भी बात करें तो तरबूज के अंदर अगर आप सेम साइज के भी 2 तरबूज लें या 2 बूंदी के लड्डू या 2 मिठाइयाँ आप लेते हैं, उनके अंदर अगर आप जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं या तरबूज में जो बीज देखते हैं, अगर उनका अरेंजमेंट देखोगे तो हर तरबूज के अंदर बीजों का अरेंजमेंट सेम टू सेम नहीं होता और ना ही उनमें बीजों की संख्या बराबर होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने कंपेयर किया था इसको। तो परमाणु एक धन आवेशित भाग होता है और इसके अंदर ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, लेकिन कहाँ अरेंज होते हैं, कहाँ कितने अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो इसमें कुछ कमियां रह गई थी। अब नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करेंगे, आप एक बार इसको नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उससे किन किन चीज़ों की व्याख्या नहीं की जा सकी या किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु मॉडल जो दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी। तो देखिए हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, यानी जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था उससे हाइड्रोजन के अंदर जो स्पेक्ट्रम लाइंस दिखती हैं वो किस तरह से होती है, उनका अरेंजमेंट क्या होता है या स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में जे थॉमसन ने कुछ भी नहीं बताया। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम चले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बंध की व्याख्या नहीं की जा सकती, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर किस तरह से होते हैं और उनका अरेंजमेंट क्या होता है, वो आपस में किस तरह से बंधे हुए होते हैं, इसकी व्याख्या इसकी एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा जा सकता, यानी परमाणु की जो स्टेबिलिटी होती है, परमाणु स्थायी होता है, परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता, या आप यूँ कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर क्योंकि धन आवेश और ऋणावेश बराबर होता है और अपन को ये पता है कि हमेशा अलग अलग अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो परमाणु धन आवेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है वो भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इससे तो परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में भी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कुछ भी नहीं बताया था कि परमाणु स्थायी होता है कि नहीं होता, या अगर धन आवेश और ऋणावेश बराबर है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही ऑब्वियसली, तो फिर परमाणु स्थायी कैसे हो सकता है। तो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा जा सकता। दूसरी बात हम चले नेक्स्ट, नाभिक की व्याख्या नहीं की। जैसा कि हम लोगों ने अभी परमाणु की स्ट्रक्चर को समझा, उसमें हमने ये देखा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दूर दूर लगे होते हैं। अब वो दूर दूर तो लगे होते हैं पर उनका प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होता है,
कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, नाभिक भी होता है, नहीं होता है, धनावेशित भाग को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जे थॉमसन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई व्याख्या नहीं की। इसलिए ये कुछ कमियां रह गई थी जो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में देखी गई थी। हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली कमी, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच जो बंध यानी जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड बनते हैं, जिस तरह से वो जुड़े होते हैं, उसके बारे में इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। तीसरी बात हम चले, परमाणु के स्थायित्व को परमाणु मॉडल से नहीं समझा जा सकता, यानी जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से हम परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझ सकते। नेक्स्ट, नाभिक की कोई व्याख्या नहीं की गई, यानी जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के नाभिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है तो होता भी है कि नहीं होता, कहाँ होता है, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो ये कुछ कमियां रह गई थी, आप इसको नोट करें। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तरफ। अब हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ओर। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था सोने की बहुत ही पतली सी फॉइल के ऊपर। उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली जो है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्वर्ण पत्र प्रयोग नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण पत्र प्रयोग, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये बिल्कुल पतली सी सोने की पन्नी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मतलब गोल्ड, फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले सन 1911 में दिया गया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में अपने एक्सपेरिमेंट के बाद में परमाणु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि परमाणु मॉडल कैसा, मतलब परमाणु कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बाद हमें परमाणु के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में नॉलेज हो गई थी, जो कि हम जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से नहीं समझ पाए थे। तो हम सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहली बात तो जैसा कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसे स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बहुत ही पतली यानी 10⁻⁹ मीटर, जिसे आप 10 नैनोमीटर भी कह सकते हो, पतली सोने की पन्नी ली। यानी इन्होंने जो सोने की पन्नी ली थी, सोने की पन्नी, यानी इसको आप बोलोगे थिन गोल्ड फॉइल बोल दो, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल ली। इस गोल्ड फॉइल की जो मोटाई थी वो 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर के समथिंग थी। यानी जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने एक स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही पतली लगभग 10⁻⁹ मीटर, जिसे आप जनरली 10 नैनोमीटर भी कह सकते हो, तो 10 नैनोमीटर पतली एक सोने की पन्नी ली और इस सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण को इस तरह से अल्फा कण भी लिखते हैं कि बौछार कराए। अब अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण कुछ भी नहीं होते, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है पोलोनियम। तो उस पोलोनियम की गतिज ऊर्जा से निकलने वाली विकिरणों को ही, जो कि धन आवेशित विकिरणें होती है, उन्हें ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं। यानी ये अल्फा कण क्या होते हैं?
रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम की गतिज ऊर्जा से निकलने वाली धनावेशित किरणें, यानी पोलोनियम नाम का एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसकी गतिज ऊर्जा से जो धन आवेशित किरणें निकलती है उन्हीं को हम अल्फा किरणें कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था वो एक सोने की पन्नी पर एक्सपेरिमेंट करके किया था। तो उन्होंने जो सोने की पन्नी ली थी वो बहुत ही पतली, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर पतली थी, और उसके साथ ही उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण क्या होते हैं? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है पोलोनियम, उसकी गतिज ऊर्जा से निकलने वाली धन आवेशित किरणें होती है। तो उन्होंने धन आवेशित किरणों को, यानी इन अल्फा किरणों को इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बौछार करवाई, और इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर उन्होंने जिंक सल्फेट नाम के एक पदार्थ का पेंट कर दिया था। यानी इसके चारों ओर, सोने की पन्नी के चारों ओर, सोने की पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फेट ZNS होता है, जिंक सल्फेट से लेपित मतलब पेंट की हुई एक फोटोग्राफिक प्लेट इस्तेमाल करी। एक फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग किया। अब देखेंगे हम लोग उपयोग किया कि इसका क्या मतलब था। यानी जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, तो बौछार कराने के बाद में जो भी रिजल्ट हमें मिला उसको देखने के लिए इन्होंने सोने की पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फेट से बनी, यानी जिंक सल्फेट से पेंट हुई एक फोटोग्राफिक प्लेट को इस्तेमाल किया, ताकि जो प्रतिदीप्ति यानी जो लाइट उत्पन्न होगी उस लाइट को हम लोग चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्फा कण किधर जा रहा है। इसलिए इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को जिंक सल्फेट से कोटिंग करके, यानी पेंट करके, और उसे गोल्ड फॉइल के चारों तरफ रख दिया था। तो हम लोग एक बार और शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने लगभग 10⁻⁹ यानी 10 नैनोमीटर की एक सोने की पतली सी पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण क्या होते हैं? पोलोनियम की गतिज ऊर्जा से निकलने वाले धन आवेशित कण। और इसको, सोने की पन्नी को चारों तरफ से एक फोटोग्राफिक प्लेट से ढक दिया, मतलब चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जो जिंक सल्फेट से कोटेड थी। यहाँ तक आप नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने बौछार करवाई और इनको इससे क्या क्या रिजल्ट मिले। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको किस तरह से अपन डायग्राम समझ सकते हैं। रदरफोर्ड ने जो सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई और एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बताया था कि परमाणु का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है। तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। देखो, इस तरह से ये एक गोल्ड फॉइल थी जो इन्होंने ली थी। ये गोल्ड फॉइल, यानी आप इसको स्वर्ण पत्र भी कह सकते हैं। स्वर्ण पत्र, सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल पर इन्होंने इस तरह से बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार करवाई। ये अल्फा कण है, ये सारे अल्फा कण है। अल्फा लिख दो या अल्फा लिखो, अल्फा कण। ये अल्फा कण है।
ये इस गोल्ड फॉइल की तरफ इन्होंने बौछार करवाई। तो जब एल्फा कणों की गोल्ड फॉइल के ऊपर बौछार की गई तो ऐसा पाया गया कि बहुत सारे एल्फा कण तो ऐसे थे जो सोने की पन्नी में से इस तरह से आर पार निकल गए, यानी गोल्ड फॉइल में से इस तरह से आर पार निकल गए। कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पर इस तरह से चले गए, कोई 60 डिग्री पर, कोई 80 डिग्री पर, कोई 90 डिग्री पर, इस तरह से चले गए। और केवल एक एल्फा कण ऐसा था जो गोल्ड फॉइल से टकराकर और वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया। यानी जब गोल्ड फॉइल के ऊपर एल्फा कणों की बौछार की गई तो ये रिजल्ट निकला कि कुछ एल्फा कण तो ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल में से होकर आर पार निकल गए। इसके अलावा कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पर लौट गए, जैसे कि ये देखो, ये इधर इस वाले इधर जा रहा है, ये इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग कोणों पर लौट गए, अलग अलग कोणों पर विक्षेपित हो गए। और केवल वन एंड ओनली एल्फा कण ऐसा था जो गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गया जिधर से वो आया था। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकला था और इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद रदरफोर्ड ने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, यानी एक्चुअली ये जो चीज़ें हुई थी ये क्यों हुई होगी, इस इन चीज़ों का एक एटम के स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें बताई थी। और इसके बाद इन्होंने एक इम्प्रूव्ड, एक वेल सेटल मॉडल इन्होंने दिया था परमाणु का, जो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, क्योंकि इन्होंने आगे न्यूक्लियस वगैरह के बारे में बता दिया था। अभी हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसमें देखेंगे इस तरह से इन्होंने बता दिया था कि सेंटर में धन आवेश और इसके बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह का इम्प्रूव्ड मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। ये जो रिजल्ट निकले और उस रिजल्ट से इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, यानी जो कंक्लूजन इनको मिले, उन कंक्लूजन के बेस पर परमाणु स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एटम इस तरह का होता है। यानी जो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया गया था उसमें जब गोल्ड फॉइल पर एल्फा कणों की बौछार की गई तो कुछ एल्फा कण बाहर आर पार निकल गए। तो आर पार इसलिए निकल गए, अब एज अ रिजल्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर कंक्लूजन की ओर चलेंगे। तो एज अ रिजल्ट फर्स्ट तो क्या निकला कि कुछ एल्फा कण फॉइल में से आर पार निकल गए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कुछ एल्फा कण स्वर्ण पत्र से, यानी गोल्ड फॉइल से, स्वर्ण पत्र से आर पार निकल गए, आर पार निकल गए। सेकेंड इन्होंने क्या देखा कि कुछ एल्फा कण अलग अलग कोणों पर विक्षेपित हो गए। कुछ एल्फा कण अलग अलग कोणों पर, या दिशाओं में भी कह सकते हो आप, कोणों या दिशाओं के दो अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित हो गए। विक्षेपित का मतलब है लौट गए, अलग, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, विक्षेपित हो गए। और केवल एक एल्फा कण उसी दिशा में वापस लौट आया, उसी दिशा में वापस लौट आया, उसी दिशा में, मतलब इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 180 डिग्री का। देखिए आप, इनके और इसके बीच में पूरा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं 180 डिग्री पर लौट आया। यानी कुछ एल्फा कण तो स्वर्ण पत्र से आर पार निकल गए, कुछ एल्फा कण अलग अलग दिशाओं में लौट गए, और केवल एक एल्फा कण ऐसा था जो उसी दिशा में, यानी 180 डिग्री पर लौट आया। इन पॉइंट्स को आप नोट करें। फिर हम लोग इन जो रिजल्ट निकला, इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला एटम के बारे में, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, उसका जो रिजल्ट आया था, उससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, उन पॉइंट्स की वो डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ एटम
कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। तो ये किस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या तो 10⁻⁻10 मीटर होती है और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करें, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में उसका नाभिक होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है। यानी परमाणु का इस तरह की ये जो परमाणु है, ये पूरा परमाणु, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है और इस सेंटर में इसका नाभिक है। तो ये जो नाभिक है इसी के अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। थर्ड हम बात करें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाते हैं। देखो ये तो हम लोगों ने पहले भी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब भी ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जो परमाणु होता है सेंटर में उसका नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और बाहर की के एलिमेंट वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं काफ़ी तेज गति से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले जो परमाणु मॉडल पढ़ा था इसका और डायग्राम देखा, उसमें हमने ये देखा था कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो परमाणु में यानी सोने की पन्नी में से आर पार निकल गए। तो वो आर पार इसीलिए निकले क्योंकि परमाणु के बीच बीच में खाली जगह होती है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसीलिए कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो सोने की पन्नी में से आर पार निकल गए। नेक्स्ट हम चले, परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। देखो जैसा कि आपको याद है कि जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन में तो वैसे भी कोई आवेश होता ही नहीं है। और वैसे भी जब ये मॉडल दिया गया था तब न्यूट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा कुछ खास नॉलेज थी भी नहीं, तो न्यूट्रॉन्स का तो कोई डिस्कशन था ही नहीं। तो सेंटर में नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। इसीलिए धन आवेश होने की वजह से परमाणु का नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है। नेक्स्ट हम चले, इलेक्ट्रॉन और नाभिक स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं। यानी जो परमाणु के अंदर नाभिक होता है और ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर एक बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युत बल। नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होती है। यानी परमाणु की त्रिज्या, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और क्योंकि नाभिक बहुत ही छोटा होता है इसीलिए वो परमाणु के कंपैरिजन में 10,000 भाग छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करें, परमाणु में नाभिक ये जो बल होता है यानी नाभिक इलेक्ट्रॉनों को या जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो कैपेसिटी होती है वो नाभिक के पास अधिक होती है और नाभिक से दूर जाने पर ज़्यादा होती है। देखो हर किसी फोर्स के लिए चीज़ अप्लाई होती है। जो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ हमेशा अप्लाई होती है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ उनका जो बल होता है वो भी कम होता है। जैसे कि आप एक मैग्नेट के बारे में भी समझ सकते हैं, अगर एक मैग्नेट के पास कोई भी दो चीज़ बिल्कुल, जैसे मान लो ये आयरन रोड है और ये कोई मैग्नेट है, अगर ये पास रहेगी तो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। सेम वैसे ही नाभिकीय बल नाभिक के पास में अधिक होता है और नाभिक से दूर जाने पर कम हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद में कंक्लूजन के बेस पर यानी जो कंक्लूजन निकाला था वो हमें बताया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। सेकेंड, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, यानी परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसीलिए कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी में से आर पार निकल गए थे। नेक्स्ट, परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है, क्योंकि देखो परमाणु के नाभिक के अंदर धन आवेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसीलिए परमाणु का जो परमाणु का नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। नेक्स्ट, परमाणु में
इलेक्ट्रॉन और नाभिक स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु की त्रिज्या से 10,000वें भाग छोटी होती है यानी बराबर होती है। नाभिकीय बल नाभिक के पास अधिक होता है और नाभिक से दूर कम होता है। तो ये हमने कुछ कंक्लूजन थे जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हमने पढ़े। अब इसके बाद हम लोग इसकी कमियां पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां रह गई थी। तो देखो, वैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ज़्यादा कमियां नहीं थी, केवल 2 कमियां थी, हम उनको डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां रह गई थी उनको। तो देखो, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वैसे तो वो सक्सेसफुल था। उन्होंने लगभग सारी चीज़ें जो आज अपन एटम के बारे में जानते हैं वो सारी हमें जो बताई थी वो एकदम परफेक्ट और एकदम सही थी। पर फिर भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कुछ भी कमी ना हो, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। तो कुछ 1-2 पॉइंट्स है जो अपन को समझने देखने। तो देखो, फर्स्ट तो वही बात जो हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ी थी, कमियां। फर्स्ट कमी तो यही थी कि इन्होंने भी जो परमाणु के स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम लाइंस बनती है उन लाइनों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था, कुछ भी नहीं बताया था। तो नंबर फर्स्ट जो कमी इसकी रह गई थी वो यही थी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की गई। लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की गई, यानी जब भी किसी एटम को आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो उसके अंदर कुछ लाइन पैटर्न हमें दिखाई देता है, अलग अलग कलर में स्पेक्ट्रम लाइंस दिखाई देती हैं। तो उन स्पेक्ट्रम लाइंस के बारे में इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। तो फर्स्ट कमी तो इसमें ये लगी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की गई। नेक्स्ट हम चले लास्ट और सेकंड जो इसमें कमी रह गई थी वो ये थी कि इन्होंने रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, यानी इनके मॉडल के हिसाब से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है, देखो कि जैसे कि ये सेंटर में नाभिक है पॉजिटिव और इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, यानी नाभिक बहुत भारी होता है और धन आवेशित होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो धन आवेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को ऑब्वियसली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर धंस जाएंगे, मतलब नाभिक के अंदर गिर जाएंगे, बट एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था कि अगर परमाणु का नाभिक धन आवेशित है और वो बहुत भारी होता है, यानी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में है और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाते लगाते ये इलेक्ट्रॉन इनके हिसाब से तो नाभिक में गिर जाएंगे और नाभिक का स्थायित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। जबकि अपन सच में सोचें देखें तो परमाणु जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। इसीलिए इस परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये हो गए हमारे 2 परमाणु मॉडल। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नील्स बोर का परमाणु मॉडल डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारा परमाणु वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। आप रेगुलर हमारी क्लासेज को देखते रहिए और इसका पूरा बेनिफिट उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको किसी टॉपिक में किसी भी चीज़ से रिलेटेड आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे यहीं पर क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, रेगुलर हमारी क्लासेस को शेयर करते रहें ताकि बाकी के लोग भी क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठाते रहें और साथ में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।